हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम लाइफ प्रोसेस के बेसिक की पॉइंट्स क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और दूसरा पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखिए, लाइफ प्रोसेस वो बेसिक प्रोसेसेस है लाइफ के, जो या फिर यूँ कह दीजिए वो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो जब हम मेंटेन की बात करते हैं, यानी कि हम इनको मेंटेनेंस प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हम मेंटेन की बात करते हैं कि अगर हमको लाइफ को मेंटेन करना है तो हमें मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? हमें मेंटेनेंस के लिए चाहिए एनर्जी। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिंपल है, हमको फ्यूल से मिलेगी। ठीक है, और हमारा फ्यूल क्या है? हमारा फ्यूल है फूड। क्लियर? हमारा फ्यूल है फूड। जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो कोल, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कोल, पेट्रोल, डीजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है फूड को। ठीक है, हमारा फूड जो है बेसिकली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है हमारा फूड। ओके, अब देखिए, फूड को लेना इज वन मेंटेनेंस प्रोसेस, यानी कि फूड को लेना वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हम जो एक बेसिक लाइफ प्रोसेस हम स्टडी करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। सी, फूड को ले लेना, फूड ले लिया हमने। क्लियर? अब वो फूड जो है उसका डाइजेस्ट होके उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, क्योंकि खाली फूड ले लेने से एनर्जी नहीं आती है। जब तक वो फूड प्रॉपरली उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब फूड का ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज होना, ये एक और प्रोसेस है। तो अब देखिए, न्यूट्रिशन दैट मीन्स फूड का ब्रेकडाउन हुआ। क्लियर? और ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी रिलीज हुई, और ये ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस, ये कोई जितनी सिंपल मैं बोल रही हूँ इतना सिंपल नहीं है। क्लियर? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, डोंट वरी। तो जो ये प्रोसेस, जो हमने खाना लिया उसका ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी रिलीज हुई, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो हम जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं दैट इज रेस्पिरेशन। अब देखिए, अब रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इधर हमारे पास फूड है। ठीक है, तो देखो, फूड हमारा ऐसा तो है नहीं कि फूड जो है पूरे सेल तक पहुंच गया, या ऑक्सीजन पूरे सेल तक पहुंच गया, किसी पर्टिकुलर जगह पे आती है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई, फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन अब इनका पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना जरूरी है। क्योंकि पूरी बॉडी में, मैंने क्यों कहा सर्कुलेट होना जरूरी है? क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जो इन सब चीजों को सर्कुलेट करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर ट्रांसफर मीन्स वी कैन से सर्कुलेशन ऑफ फूड। ओके, सर्कुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हम किसकी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं? अगर हम बेसिकली बात करें तो ऑक्सीजन है, फिर वेस्ट मटेरियल होता है उसका सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन के लिए हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन ए वन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो एक न्यूट्रिशन हो गया, एक रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन। अरे भाई, जब हमारी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर वेस्ट मेटाबॉलिक भी तैयार होता रहेगा। तो उस वेस्ट मेटाबॉलिक को भी रिमूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर देते हैं। क्यों एक्सेल आउट कर देते हैं? अगर वो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, जरूरी होती तो हम उसको बॉडी में रख लेते। ठीक है, तो इसके अलावा अब जो वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना है बॉडी से, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर पॉइजन बनाना शुरू कर देते हैं। वेस्ट का एक्सक्रीट आउट होना एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में
हमने देखा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि पूरे लेसन के अंदर, ये कोई छोटा लेसन नहीं है, पूरे लेसन के अंदर 4 बेसिक हम लाइफ प्रोसेस स्टडी करने वाले, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब हम सबसे पहले चलते हैं न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या? क्या है न्यूट्रिशन? टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो हम इंट्रोडक्शन से तो रूबरू हो चुके हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। ये हमारा सबसे पहला है। न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, जब आप साइंस में आंसर्स देने जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो साइंस कभी भी डिटेल्ड आंसर नहीं मांगता है। साइंस को केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के हैं, तो उनका खाना लेने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं? इनऑर्गेनिक फूड से अपना खाना लेते हैं, बनाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक फूड यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना इनऑर्गेनिक फूड से प्रिपेयर करते हैं? याद रखिए, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एग्जाम्पल ऑल द ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ। और ये वाली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि जो तरीका है फूड लेने का या प्रिपेयर करने का, ये कहलाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बताया मैंने? तो ऑटोट्रॉपिक मोड क्या है? ऑर्गेनिजम्स और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वी कैन राइट इट हियर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लेकर के और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रखा है। वो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो दूसरी प्रोसेस क्या, तो समझ में आ गया। एक तरीका क्या है? दैट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब देखिए दूसरी वाली क्या है। दूसरा कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक फूड से अपना खाना लेते हैं, यानी कि यूं कह दीजिए कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना लेने के लिए, है ना। डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। यहां पे अदर्स कौन है? सिंपल, ग्रीन प्लांट्स। अदर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? ऑल हायर प्लांट्स, सॉरी, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। फंगी इज ऑल्सो देयर, फंगी भी है, और इसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इस वाले प्रोसेस के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, और यही वाला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट मीन्स mode of nutrition in plants is autotrophic mode of nutrition, and the process by which वो जो plants खाना बनाते हैं वो कहलाता है photosynthesis। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, आपको मालूम है, अगर हमें कुछ भी प्रिपेयर करना है तो हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो इसी तरह क्योंकि प्लांट्स को अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है तो उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो वो रॉ मटेरियल और उसके सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल एंड इट्स सोर्सेस। क्लियर? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस या ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है और क्या क्या होता है। तो आपको अगर दोनों बातें याद है, रॉ मटेरियल क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, तो आपको इस आंसर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान रखिए किसी भी आंसर को पैराग्राफ में मत लिखिएगा, केवल पॉइंट्स में लिखिए। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल प्लांट को क्या चाहिए होता है, जैसा मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो सबसे पहला हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर और एयर से ले लेगा। ठीक है, सेकेंड मैंने आपको बताया था वाटर कहाँ से लेता है, फ्रॉम सॉइल। ये पानी अकेला नहीं लेता है प्लांट, पानी के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कुछ मिनरल्स होते हैं, वो भी डिसॉल्व फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तीसरा है इसके लिए, हम इसे रॉ मटेरियल ही कहेंगे, सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है, अरे सिंपल बहुत ऑब्वियस है, किसी को भी पूछेंगे सन। और चौथा इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है, जो रॉ मटेरियल है, दैट इज क्लोरोफिल। राइट, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स के सेल के अंदर इटसेल्फ होता है, सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं, है ना, तो उस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है, तो वी कैन से इट इज इन द लीफ। तो ये तो होगा रॉ मटेरियल और ये होगा इसके सोर्सेस। मैं एक चीज बताना भूल गई आपको कि पहले ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ये तो समझ में आई गया। फोटोसिंथेसिस का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। यानी कि प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और ये ही है फोटोसिंथेसिस। तो चलिए अब मैं आपको एक क्या रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। भाई मैंने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, अरे कुछ तो प्रोसेस होती होगी। मम्मी घर में खाना बनाती है तो किसी प्रोसेस के थ्रू बनाती होगी ना, ऐसा थोड़ी है क्या पहले सब्जी को वगार दिया उसके बाद निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस से होता है। तो लेट्स सी कि अब केमिकल इक्वेशन क्या होगी इस प्रोसेस में, है ना, केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही बताऊंगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन की ही कह दीजिए इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि या तो वो आपको दे देंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखिए फोटोसिंथेसिस की। इन केस अगर फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन नहीं देते हैं तो इक्वेशन लिख दी, बोल देंगे इसको बैलेंस कीजिए। चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्या करते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, और उसमें 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑक्सीजन के, और 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं वाटर के। तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। हो सकता है एग्जाम में आपको कंप्लीट द इक्वेशन दे दी जाए और कुछ आधा अधूरा दे दे और आधा अधूरा आपको करना हो। जब आप अपनी बुक्स देखेंगे तो कुछ पुरानी प्रिंट बुक्स में यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर यहाँ 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे फिर ये बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। एक और क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या मेन प्रोडक्ट है, तो क्या मेन प्रोडक्ट है, ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। चलिए ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि इवेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या हुआ, हमने तो इक्वेशन देख ली,
ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए पूरी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले जो सनलाइट है, ठीक है, वो कौन ट्रैप कर रहा है, क्लोरोफिल। ओके, तो पहली तो ये हो गई सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ये तो हो गया पहला स्टेप। यानी कि क्लोरोफिल जो ऑलरेडी लीफ में है वो सन की लाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये जो सनलाइट है ये कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एनर्जी का। और क्योंकि मैंने बोला उसमें केमिकल इक्वेशन होती है, दैट मीन्स वहां पे केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो सेकेंड स्टेप हो गई लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी। ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और इसी समय जब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, टूटता है। स्प्लिट इनटू किस में होगा भाई, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बना लेता है, रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, और ये इसका पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस है। क्लियर। सबसे पहले सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्सॉर्ब कर लिया, फटाफट देख लेते हैं। लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूट गया, और टूट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बिखर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बन गया। ये हो गई पूरी सीक्वेंशियल इवेंट। अब देखिए हमें ये मालूम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम क्या चीज हो रही है, गैसेस की एक्सचेंज हो रही है। अब हम थोड़ा सा गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज, कौन कौन सी बेसिकली गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये किसके थ्रू हो रही हैं, अब आप कह देंगे कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। देखिए स्टोमेटा तो होते ही हैं, है ना, गैसेस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के अलावा जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं इनमें लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है, लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक तो गैसेस एक्सचेंज हो गया। अगर आपने अपनी प्राइमरी क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी एक फंक्शन होता है स्टोमेटा का। क्लियर। ट्रांसपीरेशन क्या है, देखो लीफ जो पानी एब्जॉर्ब करती है, क्लियर, तो जितने पानी को एब्जॉर्ब करती है वो सारे पानी से खाना नहीं बनाती है। तो बचा हुआ पानी अगर लीफ में रह जाएगा तो वो लीफ के लिए यूजफुल नहीं है, तो स्टोमेटा के थ्रू वो पानी को इवापोरेट कर देती है। अब अगर कंटिन्यूअसली इसी तरह से पानी इवापोरेट होता रहा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा पानी का। क्लियर। तो ऐसे में क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो केवल तब तक खुले रहते हैं जब तक कि उसको गैसेस एक्सचेंज करना होता है। गैसेस एक्सचेंज का काम खत्म होता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। मैं दो स्ट्रक्चर बना रही हूं, ध्यान से देखिए। ये है हमारा क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। अब ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। इसके अंदर ये जो है आप देख रहे हैं, ये चीज जो है ये कहलाता है गार्ड सेल। और ये जो दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड
स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर भी कहते हैं इसको। और दीज ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। अब देखिए कैसे होता है ये क्लोज और ओपन, कैसे होता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये स्टोमेटा, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल का एक पेयर है, क्लियर। अब जब इन गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल करेंगे, वाटर फिल होता है, हम नहीं करते, वाटर अपने आप थ्रू दैट सक्शन की वजह से, जब पानी लीव्स से इवापोरेट हो रहा है तो अपने आप एक सक्शन जनरेट होता है और उससे पानी ऊपर की तरफ आता है। जब गार्ड सेल के अंदर पानी भरता है तो पानी भरने पे गार्ड सेल धीरे 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 फूल जाते हैं और फूल करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इस तरह से वहां पे एक पोर बन जाता है, मतलब एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो ये स्वेलिंग जो होती है, यानी कि अगर गार्ड सेल के अंदर पानी है तो ऐसे में गार्ड सेल फूल जाएंगे और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ऐसे कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन जब उसका पानी खत्म हो जाता है, जब गार्ड सेल लूजेस वाटर, तो धीरे धीरे वो श्रिंक होना शुरू होते हैं, पिचकना शुरू होते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और इस तरह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में यानी कि हमने इस टॉपिक में हमने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए। हमने इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी कवर कर लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। यूं समझ लीजिए बोर्ड वालों के लिए तो जैसे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्यों है वो हम जब वीडियो में जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन, आई थिंक दैट इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक। और जब मैं अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़ाऊंगी तो आई एम डेड श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर क्लासेस, थैंक यू।